Hello viewer, how are you? I hope all of you are doing fine. So today we are going to discuss our same topic which is dimensional accuracy. बेसिकली हमने उसकी एडवांटेजेस देखी कि उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, लेकिन टुडे इज़ द डे टू डिस्कस द डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर मेथड. सो हमें देखना क्या है यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व ओवर हियर इज हमें देखना है कि बेसिकली ये कहाँ कहाँ फेल हो जाता है. पहली बात, डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए सबसे पहली चीज देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला था जो हमने देखा था, E इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh. अब देखिए आप इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि एनर्जी की जो यूनिट होंगी या जो डायमेंशन होंगी वही सेम डायमेंशन इसकी भी होंगी और वही सेम डायमेंशन इसकी भी होंगी. लेकिन अगर मान लीजिए ये हट जाता, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए हट जाता, वैसे तो एनर्जी इसके इक्विवेलेंट भी है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, लेकिन अगर ये हट जाता तो मुझे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करूंगा तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है, मगर मुझे ये नहीं पता कि इसके पास प्लस में कोई और टर्म भी आएगी या माइनस में कोई और टर्म आएगी या नहीं आएगी. तो ये कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, वहां तो थोड़ा बहुत ये बिल्कुल बता पाएगा कि हाँ यार इसमें अगर कोई कमी रहेगी, ये m/v² हो जाए या m²v² हो जाए, तो आप ये बता पाओगे कि यार गड़बड़ा है, इसको हम ठीक कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो ये, लेकिन अगर प्लस में कोई एक क्वांटिटी आनी थी या माइनस में कोई एक क्वांटिटी आनी थी तो उसके बारे में ये नहीं पता था, क्योंकि ये अभी भी कंसिस्टेंट है. और अगर मैं इसको लिख दूं mgh तब भी ये कंसिस्टेंट ही रहेगा. लेकिन हमें इसके बारे में अगर ये ना लिख पाते या ना पता होता तो हमें ये भी नहीं पता था कि इस फॉर्मूले में ये आएगा या नहीं आएगा. तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का यूज करके हम ये चीज पता नहीं कर सकते. तो पहली लिमिटेशन इसकी ये है. दूसरी बात करते हैं क्या, ये तो हमें पता ही नहीं चला कि भाई इसके अंदर और टर्म भी है प्लस में या माइनस में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई होता तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत उसके बारे में हम कंफर्म हो सकते थे कि नहीं इसमें इस तरीके से तो कम से कम ये नहीं आएगी. ठीक है. अच्छा, दूसरी लिमिटेशन क्या है, हम इस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं जानते, ये कितना होगा, ये कैसे आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा, 1 आएगा इसकी जगह या अंडर रूट आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें इस डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का यूज करके नहीं पता लग रही है. ये बात भी समझ में आ गई, दो बातें. ठीक है. तीसरी चीज एक फॉर्मूला है, देखिए आपको खास तौर से एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू D/L इंटू v². अब अगर D/L² है ना, D/L², अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या है, 1/सेकंड. ये आपकी यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, यही होनी चाहिए ना, F इज इक्वल टू v है, वही कर रहा हूं यार, F 1/v है, यहाँ पर v² होना चाहिए क्योंकि डायमेंशन मिल नहीं रही थी. फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है 1/सेकंड है, या 1/टाइम बोल सकते हैं, 1/सेकंड. 1/सेकंड इसकी यूनिट है और इसकी डायमेंशन कितनी है, 1/t, यानी कि t इनवर्स फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन. ठीक है, ये आपने डायमेंशन इसके फॉर्मूले में लिख दिया और यूनिट के फॉर्म में 1/s आ गई. अब आप इसकी चेक करें तो इसके अंदर d की भी टर्म है, l² की भी टर्म है, इनकी डायमेंशन एक दूसरे से कट जाएगी. कैसे, d की लेंथ है, ये नीचे l² है ही, इसकी भी लेंथ का स्क्वायर कर रहा है, ये l छोटा लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कैपिटल L डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, L/t, ये इसकी डायमेंशन होगी. ये तो कट गई एक दूसरे से, तो 1/t आ गया, बिल्कुल एक्यूरेसी है. लेकिन अगर मैं मान लीजिए ये एक दूसरे से कट गई, लेकिन ये क्वांटिटी आएंगी या नहीं आएंगी, इसके बारे में भी हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्वांटिटी आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी कट गई है. क्योंकि इस फॉर्मूले को हम अगर ऐसे देखते, V/L लिख देते, तब भी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट था. लेकिन यहाँ तो क्या आएगा, D/L² है. किसी चीज के लिए पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला हो सकता है जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे, तो V/L भी ऐसा लिखा जा सकता था, लेकिन D/L² आने से भी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट रहा. तो दोनों ही फॉर्मूलों में हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन आएगी वो 1/t की ही आएंगी या t इनवर्स ही आएगी. तो इस चीज के साथ भी कंफ्यूजन अगर है तो वो क्लियर नहीं हो सकता है इस फॉर्मूले से. अच्छा, ये बात हमारे पास आ गई, ये बात समझ में आई भाई. ठीक है, वेरी गुड. अब बात करते हैं कि एक
एक तो प्लस के थे ही फॉर्मूले, आप ड्राइव कर उसको करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है आपका, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट या मीटर में ही एम्पलीट्यूड है इसकी। तो ये जो भी रहेगा आपका, इन दोनों की यूनिट होगी सेम, ये आपका यूनिटलेस है या डायमेंशनलेस, सॉरी डायमेंशनलेस इसको बोल देता हूँ, अभी बात करेंगे डायमेंशनलेस होगी क्या सब कुछ है। ये डायमेंशनलेस है आपका। अब इस केस में हुआ क्या, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये आएगी या नहीं आएगी तो आप इसके बारे में भी नहीं बता सकते हो, तो ये भी एक समस्या इसके साथ है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब बातें इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये आपने इस चीज के बारे में समझा। एक बात जो है इसकी कुछ ये आपकी कमियां थी। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं क्या है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपके पास आप देखते हैं बात क्या करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी है कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल T इज इक्वल टू, एक हमें फॉर्मूला दिया हुआ 2 पाई अंडर रूट L बाई mgl, ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है कि अगर अननोन्स जो है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज से ज्यादा की आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज अगर यहाँ पर हैं, तो आपके लिए फॉर्मूला सोल्व कर पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा है कि भाई 3 से ज़्यादा अगर अननोन फिजिकल क्वांटिटी है तो उनसे कोई फॉर्मूला बना है तो वहाँ भी आप लोग इसके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो अब बात करते हैं, अगर इसके अलावा इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में समझी है कि एक तो ये यूज़ नहीं हो सकता, जो प्लस के कुछ इस तरीके की बातें। तो यहाँ पर बात ये थी कि कहाँ कहाँ यूज़ ये नहीं हो सकता, लेकिन हमें बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ करना पड़ता है, जहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। और मैंने जैसा आपको बताया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अलावा इसका यूज़ हम लोग करेंगे वेव के चैप्टर में, और इसका ओकेजनल यूज़ आप कहीं कर सकते हो कि आपको लगे कि ये फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, तो उस फॉर्मूला के अंदर आप पर्टिकुलरली इस डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल करके देख सकते हो कि ये सही फॉर्मूला लिखा गया है या नहीं लिखा गया। तो आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आएगा। लिमिटेशंस ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सही है आपकी, लेकिन बेसिकली यूज आपको कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत है, जहाँ ये एप्लीकेबल आप उसका इस्तेमाल वहीं पर करोगे। आई होप कि आपको ये लिमिटेशंस इसकी समझ में आई होंगी और आप इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा हम एक टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।